लेकिन कोई सर भी। मैं ये आपने कहा कि नेपाल अकेला फैसला नहीं ले सकता, चाइना से बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? नेपाल तो नेपाल के लोगों का है ना, नेपाल तो नेपाल की सरकार संभाल रही है ना, तो चाइना से क्यों पूछना बिल्कुल। पड़ेगा? देखिए ऐसा है, क्योंकि अभी मुश्किलें कौन झेल रहा है? नेपाल झेल रहा है। हाँ। तो बाकी जो उसका रिpercussion है, वो इंडिया को भी आएगा, इंडिया के ऊपर भी आएगा। बिल्कुल। लेकिन सब देख रहे हैं कि चाइना अंधाधुंध डैम बना रहा है। चाइना को मालूम है कि है ना, ये पहाड़ इतने स्ट्रांग नहीं है, इन पे नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। उसके बाद भी चाइना ने ये हरकत करी है। हुँ। और जब पहले डैम टूटा है, जब पहला एवलांच हुआ है, तो चाइना को पता था कि ये टूटा है और ये पानी नीचे जा रहा है। हुँ। उसने बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया। हुँ। इसी प्रकार से नेपाल की जो मशीनरीज है, वो अलर्ट नहीं कर पाई लोगों को। अभी दूसरे वाले के अंदर टाइम मिल गया और लोगों को अलर्ट कर दिया गया, जिससे जान माल का काफी नुकसान होने से बचा है। अब रहा सवाल रेस्क्यू का, तो हम क्योंकि रेस्क्यू के एक्सपर्ट माने जाते हैं हुँ। एनडीआरएफ, तो हम लोग अपनी पूरी लगन से, शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दे रहे हैं। और हमारे पास रात में भी रेस्क्यू चलता है हमारा, दिन में भी चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जो गोल्डन पीरियड होता है 42 आवर्स का, हुँ। वो निकल चुका है। अब क्या होता है, जो मान लीजिए हमारे कोई आदमी किसी डेब्रिज में दबा हुआ है, या कहीं एयर पॉकेट मिल गया है, या किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में आ गया है, ऐसी जगह जहां पर उसको एयर पॉकेट मिल गया है, हुँ। लेकिन वहां इतनी ठंडक है, इतना पानी ठंडा है कि वो हाइपोथर्मिया से वैसे ही वो बॉडी जो है, हुँ। वो इंसान जो है जिंदा रहना उसका बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, और अभी मौसम फिर खराब हो गया है, हुँ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चाहे नेपाली आर्मी हो, हुँ। चाहे अपना एनडीआरएफ हो, हुँ। सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हुँ। कि किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए ठीक और है, ये सब। ठीक है। लेकिन एनी हाउ, हाँ। जी, हाँ। किशोर ये उपाध्याय जी जी, कंडीशन है। किशोर उपाध्याय जी, ये मुझे लगता है कि ये बहुत अंतहीन बहस है और हम इस पर बहस पहले से भी करते आए हैं, हम इस पर चर्चा भी करते रहे हैं कि हमें विकास और प्रकृति के बीच में एक संतुलन बनाना होगा। इस पर बहस आगे भी चलती रहेगी, विकास भी होता रहेगा और ये भी कहेंगे कि हम प्रकृति भी बचा रहे हैं, हम संतुलन भी बना रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मैदानी इलाकों से अतर पहाड़ पर भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम सुरंगें, अभी पूरे डिस्कशन में उस पर चर्चा हुई। लेकिन सर्टिफिकेट कौन सा होता है सर? और क्या एक इकोलॉजिकल सर्वे, इकोलॉजिकल पूरा का पूरा ऑडिट करना या उसका रिस्क क्या है, परसेंटेज क्या है, इसको लेकर भी तो एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या होता है? अगर मेरी जानकारी में नहीं है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। नहीं, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक और बहुत अच्छी बहस आपने की है इस पर। और अगर ये चीन ने जिस तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन हिमालय में करके और ये नेपाल की जो हालत कर दी है, ये नेपाल को जरूर समझना पड़ेगा कि भाई हम किन लोगों के साथ हाँ। मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर हमने साहब, मैं जब बस इसमें ऐड करना चाहती हूँ एक बात, कि अगर आज जी, भी कोई ये नहीं समझ पाया है कि चाइना अगर देशों में पैसा लगाता है या कंस्ट्रक्शन करता है या उनको अंडर डेप लाता है, तो वो किस वजह से लाता है? क्योंकि उसके लिए वो जगह स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है, वो अपने कर्ज के बोझ तले दबाना चाहता है। ये बात भी अगर और ये नेचर भी अगर चाइना का ना समझ में आए तो फिर सर चिंता की बात है। नहीं, चिंता की बात तो सबसे ज्यादा जो है वो भारत के लिए है, हाँ। नेपाल के लिए तो है ही। अब जैसे उन्होंने ब्रह्मपुत्र पर जिस तरह से बांध बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मेरे ख्याल से वो लगभग काफी आगे बढ़ गई हैं और मैंने उस समय सबको चेताया भी था। लेकिन हम वो पता नहीं क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से ये इस तरह की बड़ी त्रासदी वहां पर हो गई है। हमने 9-10 में एक सुंदरलाल बवना जी और हम सब लोगों ने मिल करके पूरे हिमालयी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था, हर प्रदेश में गए थे, उस पर थोड़ा काम आगे भी बढ़ा था। हमको हिमालय के लिए जो हिमालयी राष्ट्र हैं उनका एक संघ बनाना पड़ेगा, और जैसे भारत में है तो जो हिमालयी राज्य हैं उनका एक संघ बनाना पड़ेगा, जिससे भविष्य में इस तरह के खतरे ना हो, हमारे आपस में कम्युनिकेशन हो। चीन के साथ नेपाल का जो, अब हम उसकी बाउंड्री जो भौगोलिक जो सीमाएं हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, हम्म। लेकिन हमको उसी में
को एग्जिस्टेंस की भावना से काम करना पड़ेगा। और अगर चीन इस तरह से करता है तो बाकी लोगों को एक साथ मिल करके उसको घेरना पड़ेगा कि भाई आप इस तरह से लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हमारे पास आप देखिए कि जितने भी जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हमारे पास डेवलपमेंट का कोई मॉड्यूल ही नहीं है किसी के पास कि क्या डेवलपमेंट। तिब्बत हो तब चाहे हमारा आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो हमारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है। और ये सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। तो हमने कहा था कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आईसी मोड है, लेकिन वो खाली सूचना के अलावा और कुछ देता नहीं है, उस पर कोई काम नहीं करता है। तो आज आवश्यकता है, नहीं तो पूरी दुनिया जो खतरे में पड़ेगी। हिमालय पर जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, अभी जो रिपोर्ट्स हैं वैज्ञानिकों की कि वो ये कह रहे हैं कि भारत पर तो जो असर होगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय असर होगा, सबसे पहले सिंगापुर जो है 500 मीटर पानी के नीचे होगा। 2060 में 50-60 में जो स्थिति पैदा हो रही है, और 2040 में मुंबई की तो ये रिपोर्ट है कि 2040 में 2/3 मुंबई आपका पानी के नीचे जा रहा है। आप ये देखिए कि जो आपका जो गंगा सागर जो जहाँ पर माँ गंगा जो है सागर में मिलती है, हिंद महासागर में, वहां पर हालत ये है कि वो समुद्र जो है वो गंगा सागर जो द्वीप है उसको लीलते हुए 35 किलोमीटर कलकत्ता की तरफ बढ़ गया है। तो हम ये जो सारे खतरे हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये एक दुखद अवसर जो है वो हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय रूप से आ गया है कि हम हिमालय की परिस्थितियों पर चिंता करें, उसके लिए कोई योजना बनाए जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और ऐसे ही किशोर उपाध्याय जी, मेरे मन में ख्याल आया कि जब सेव हिमालयाज की बात की जाती है तो सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, वाकई में हिमालय को मिलकर बचाना होगा। और वरना जब कहते हैं ना कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर सामने क्या है, फिर वो देखती नहीं, फिर वो देखती एक सेकंड एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। 9 सितंबर को हम लोगों ने तय किया था कि हम हिमालय दिवस मनाएंगे। तो इस बार अभी 9 सितंबर आने वाला है, सब लोग मिलकर के अगर कुछ जो है जिसको हम कह सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ जो है वो काम कर सकें, उसको फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर सुधीर सिंह, आप मानते हैं अभी, क्योंकि पूरी चर्चा में बात तो हो रही है कि ठीक है भाई, प्रकृति और ऐसा प्रकृति का रौद्र रूप, फिर इसके साथ साथ बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात, पूरा का पूरा एक झील फटने के साथ कैसे हालात बनते हैं, लेकिन वाटर सिक्योरिटी से लेके आप माइग्रेशन तक आ जाइए, फिर एग्रीकल्चर तक आ जाइए, फिर दो देशों के रिश्तों के बीच आ जाइए, आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम इसको एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर इस इशू को कंसिडर करने की, इसके पॉलिसी मेकिंग की, इसके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है? देखिए, ये आज की चर्चा में सारे इस पैनल के लोग लगभग सहमत हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मामला है और इसका जो फलक है उसका तेजी से विस्तार हो रहा है, और वो विस्तार अभी लंबा होगा। चूंकि देखिए, मैंने क्यों कहा कि चाइना नहीं चाहता कि वो तिब्बत के मामले में डेटा शेयर, जो भी लोअर रिपेरियन कंट्रीज है जिसमें नेपाल, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे हैं, तो इनसे वो डेटा शेयर नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ सर्टेन, उनको एक डर है उन चीजों का कि इनको पता हो जाएगा तो ये कुछ उपाय कर लेंगे। नेपाल के केस में भी वो बात सही हुआ कि उनको डेटा समय पर नहीं दिया गया। इसका कारण है कि चीन की नजर में दूसरे का कोई वैल्यू नहीं है, अपना वैल्यू है, और चीन को ये समझना चाहिए कि नेपाल के तिब्बत के इकोलॉजी से जितना वो छेड़छाड़ करेगा उतना नुकसान उसका भी है। तिब्बत में और चीन के लगे हुए हिस्से में बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ है। पर तिब्बत से लगाव कहाँ है चीन को? वो तो बेसिकली तिब्बत का दोहन ही करना चाहता है ना सुधीर सर। नहीं, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। मतलब ही नहीं है वैसे भी तिब्बत से। बिल्कुल सही कर रही हैं कि तिब्बत को एक कॉलोनी के तरह, स्लेव की तरह डील कर रहा है, लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए कि तिब्बत की इकोलॉजी से छेड़छाड़ उसके लिए भी बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। वो समय जल्दी ही आएगा। देखिए, $300 बिलियन का वो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, $300 बिलियन, जो लगभग पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी के बराबर है। 7-8 बरस लगेंगे, काम शुरू हो गया। लेकिन सिस्मिक जोन में है, अगर वो फटा तो बांग्लादेश तक हाहाकार मचेगा। लेकिन चीन का कितना नुकसान होगा?
ये चीज चीन को समझना होगा, आज न तो कल। लेकिन चीन इसमें बहुत देर कर रहा है। उसका कारण है कि चीन को लगता है कि कभी भी गलती हम कर ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे वो वाली जो मेंटेलिटी है उनको रदर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कि हम तो तमाम कभी देशों के गलत हो ही साथ नहीं सकते, हम कभी बातचीत गलती करके कर ही नहीं सहयोग करनी सकते। चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी। नवीन साहब, आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेके फिर चर्चा को खत्म करूंगी। नवीन जी। जी बिल्कुल। इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से आपके नेशन चैनल से कि इसके अंदर अब हमें तैयार हो जाना पड़ेगा। हमारे सार्क कंट्रीज के मेंबर्स को तैयार होना पड़ेगा। जो लेटेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये टेक्नोलॉजी है और जो नए नए जो रिसर्च हुई है, ये सभी कंट्रीज के लिए कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेट होना चाहिए। इसके अलावा जो उनका जुडिक्शन है कंट्रीज का, उनका ऑडिट कंपलसरी उनके लेवल पे होना चाहिए। नहीं तो हमारे सार्क कंट्रीज की जो कमेटी है, इनको पावर होनी चाहिए कि ये कहीं भी अपने मेंबर्स के एरिया में देखे जाके क्या वीक पॉइंट है, कहां पर हम इनको स्ट्रेंथ कर सकते हैं, कहां से। अब देखिए इतना हुआ, अब ये 50 टन राहत सामग्री इंडिया से गई। अगर हम लोग ये पहले से तैयारी किए होते, नेपाल वाले या आपका तिब्बत वाले या आपके हमारे कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, अगर पहले से तैयारी किए होते तो इतना जान माल का नुकसान नहीं होता। मैं आपको बहुत से ऐसे नई टेक्नोलॉजी बता सकता हूं और इस पे क्या कर सकते हैं बता सकता हूं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। उनको इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो हेड करते हैं सार्क कंट्री को। और इसके अलावा बाकी जितने मेंबर्स हैं, सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बेस्ट टाइम है। देखिए बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को रखा है। अभी टाइम है, अगर अभी नहीं जागे तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, जागेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम ये सवाल बार बार पूछ सकते हैं कि ये तबाही क्यों आई, लेकिन साथ ही हमें सवाल ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या हमने हिमालय की सहनशीलता पर सीधा प्रहार कर दिया है, और उसका नतीजा इस तबाही की तस्वीरों के साथ हम देख रहे हैं।